बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाजिर खिदमत है और हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून अजहर सदीक साहब। अजहर सदीक साहब से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आटा चीनी बहरान पर जो रिपोर्ट आई है, इनमें जो जिम्मेदार अभी सामने आ रहे हैं, क्या इनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? जहांगीर तरीन को गिरफ्तार किया जा सकता है? और उसके साथ साथ अजहर सदीक साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाई कोर्ट का और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कैदियों को रिहा करने का, कैदियों को जमानतें देने का जो फैसला कलअदम करार दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद के ऊपर जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट या जो सिंध हाई कोर्ट के जो मुतलका जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रुजू किया जा सकता है, उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है? तो बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया। ये कुछ कानूनी बातें हैं, आपसे समझनी थी। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आटा चीनी बहरान की जो रिपोर्ट आई है, इस पर तो वजीर आजम इमरान खान ने कल, जैसे हमारी आपके साथ गुफ्तगू हुई थी, अपनी काबीना में रद्दोबदल कर दिया था। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि जिन जिम्मेदारों के नाम अभी बज़ाहिर सामने आ रहे हैं, जहांगीर तरीन हो या चाहे और लोग हों, क्या इन लोगों की गिरफ्तारियां मुस्तकबिल करीब में हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया इमरान। हर एक को पता है कि फौजदारी कानून को अगर हरकत में लाना है तो अगर हम फौजदारी कानून में सेक्शन 154 देखें, जब कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो तो बाकायदा उसका एक मुकदमा दर्ज होता है। क्योंकि जिस नौयत का ये केस है, या तो FIA बाकायदा एक मुकदमा दर्ज करेगी, या आप नैब के सेक्शन 18 के तहत नैब को खुद इख्तियार है, या मौजूदा हुकूमत नैब के जिम्मे ड्यूटी लगा दे, या नैब अपने तई बैठ के इस मामले को देख ले। लेकिन बताना यह है कि यहाँ ये जो पैटर्न इस दफा सेट किया गया है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, इस पैटर्न में आपको पहले बताता चलूं कि ये होता यह है कि जब नैब के पास या FIA के पास जाती है तो FIA के पास इख्तियारात महदूद होते हैं, और वो अब चूंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत इख्तियारात आपके बड़े वसी हैं, आप फौजदारी एज ए मजिस्ट्रेट भी एक्ट कर रहे होते हैं, आप एज ए सिविल जज भी एक्ट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं, और फॉरेंसिक ऑडिट शायद नैब या FIA तो करा ना सके। ये तो इस सारी चीजों को सामने रखते बेसिकली 80% काम जो है वो हो जाएगा इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का। और उसके बाद देखना ये है कि हुकूमत वक्त ये मामला FIA को भिजवाती है या नैब देखती है, या नैब के पास। जब तक ये मामला FIA और नैब के पास नहीं जाता है तब तक इस बुनियाद पे गिरफ्तारी तो मैं नहीं समझता कि कानून तो हरकत में तभी आएगा कि जब कोई ना कोई इदारा इनमें से, चाहे वो FIA हो या नैब हो, वो तरीका कार के तहत, मुरवजा कानून के तहत हमने आज तक जितनी गिरफ्तारियां देखी हैं, चाहे FIA में देख लें या अंदराज पुलिस मुकदमा दर्ज करती है फिर गिरफ्तारी होती है, या दूसरा आप देखते हैं कि FIA नैब के पास जब मामला आता है, इंक्वायरी कंप्लेंट वेरिफिकेशन के बाद, इंक्वायरी की स्टेज से पहले किसी वक्त भी नैब का इख्तियार है गिरफ्तारियां करने का। और ये डिपेंड करता है, मेरा नहीं ख्याल है कि 25 की फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद नैब को अपने तय हरकत में लाने के हवाले से, जो कि अभी तो ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, ये अभी है, अभी ये कंप्लेंट का जो प्रोसेस है ना, मिसाल के तौर पर अगर नैब भी अपने तय इस मामले को लेता है तो कंप्लेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो टेकअप होता है, तो 25 तारीख तो वैसे ही आ जानी है। और मेरी नजर के मुताबिक अभी नैब को भी अपने तय कोई इस मामले को टेकअप नहीं करना चाहिए जब तक फॉरेंसिक नहीं आ जाती है। लेकिन जो असल इमरान जो बात है ना, कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो तब्दीलियां नजर आ रही हैं कि ये चीजें अब रुके नहीं, ये चीजें अब आगे जाएंगी। अब मुझे जो नजर आ रहा है, मैं अगली खबर दे रहा हूं जो मैं समझ पा रहा हूं, मुझे अब दूसरा जो साथ है, चाहे हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन सरे रात चलते चलते मैं बताता चलूं, अभी आपको पता है कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई थी, अब 120 दिन तो पूरे होने वाले हैं। अब अगला जो काम है, अब ये देखना ये है कि वो नैब की तरमीम या तो ऑर्डिनेंस को अमेंड करते हैं या नैब का कानून आता है। अगर नैब का लेकिन कानून उसे नई तरमीम एक्सटेंड आती, 120 दिन के लिए मजीद एक्सटेंड तो किया जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल 89 के तहत एक्सटेंड तो किया जा सकता है, लेकिन सवाल है कि क्या एक्सटेंड किया जाता है। अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता तो ये एक बहुत खतरनाक मोड़ होना है कि आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी को भी हाथ डाला जा सकेगा, नैब की वो तरमीम पुरानी वापस आ जाएंगी जो इस तरमीम से पहले है। ये शायद अभी किसी ने सोचा नहीं है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट आदमी है, आप शरारत तो करते हैं, कोई ना कोई आपने ऐसी हरकत बीच में कर दी है कि मुझे भी बात अब करनी पड़ गई है कि ये एक बड़ा खतरनाक मोड़ आ रहा है कि नैब ऑर्डिनेंस अगर अमेंड नहीं होता तो नैब स्टेज पे अपने तय भी
बाकायदा इसको कंप्लेंट वेरीफाई करके कंप्लेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके। आपने बात की है, अगर वो नैब का जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया था उसे अगर एक्सटेंड नहीं किया जाता, नैब का जो पुराना लॉ है वो बहाल हो जाता है, वो दोबारा से रिवाइव हो जाता है, अमेंडमेंट खत्म हो जाती है, तो फिर किस किस की गर्दन जो है वो नैब के लॉ में आएगी? कौन कौन नैब के नरगे में आएगा? फिर तो आप जेल में रख लें, फिर तो ब्यूरोक्रेसी सारी आपकी खुली पड़ी है, क्योंकि वहां मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के हवाले से बड़ा सख्त, बड़ी स्ट्रिंजेंट प्रोसीजर लगा दिए थे वहां पर। इतना आसान काम नहीं था कि इंक्वायरी और उस प्रोसेस को उस तरह देखना। फिर वही ओपन हो जाएगा। फिर ये सियासतदानों के हवाले से जो ये बात चली आ रही थी, या कारोबारी शख्सियात के हवाले से बात आ रही थी, यानी कल देखा जाए, अगर मिसाल के तौर पर अगर इस सारे प्रोसेस को हम अगर देखें तो कल हमें अंदाजा हो जाएगा, यानी कल ये बहाना बनाया जाएगा ये तो कारोबारी शख्सियात हैं। भाई ये सारा जितना भी है शुगर इंडस्ट्री, ये तो कारोबारी शख्सियात हैं। अगर मौजूदा अमेंडिंग ऑर्डिनेंस के तहत देखा जाए तो बड़ी लिमिटेड स्कोप है। अगर कल वो अमेंड नहीं होता तो ये देखना ये है कि आने वाले दिनों में ऊंट किस करवट बैठता है। मैं आपसे कल बात कर रहा था कि सियासतदानों ने जो तरीकाकार इख्तियार किया, आज मैंने राणा सनाउल्लाह को मैं टीवी चैनल पे सुन रहा था तो उन्होंने अपना तरीकाकार बदल लिया है। अब वो बराह रास्त जहांगीर तरीन को उस तरह एक्यूज नहीं कर रहे हैं, यानी अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जैसा कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए और इनको अपनी तरफ ले जाया जाए, और कल कोशिश करके किसी तरफ ले जाए। लेकिन मैं तो देख रहा हूं, मैं तो वैसे मुझसे पूछती है, मैं तो शायद नैब के कवानीन में तरमीम भी नहीं देख रहा। मैं आने वाला दौर जो है ना, मैं जरा सख्त देख रहा हूँ। कोरोना के बाद से हालात क्या आते हैं, क्या सामने आने हैं, तो ये चीजें तो अब जो एक थोड़ी सी नरमी हुई थी ना, और अब वो चलते चलते जो कि आपका अगला सवाल है, मैं नहीं चाहता था इसमें छेड़ना चाहूं, लेकिन अब मुझे छेड़ना इसलिए पड़ेगा कि आपको पता है कि नैब के कानून में जमानत का प्रोसीजर नहीं था, और आप गवाह हैं इस बात के कि जब नवाज शरीफ साहब की बेल रिजेक्ट हुई, जो जब बेल अलाउ की हाई कोर्ट ने, और हर एक को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए थे तो उनके दौर में कई जजेस ऐसे हैं जो उनके साथ आए थे। तो वो मामला जब चैलेंज हुआ तो 5 मेंबर बेंच बना था, आपको याद होगा, और उस केस में तय हो गया था कि नैब में बेल सिर्फ हार्डशिप की बुनियाद पे होगी या मेडिकल पे। फिर हमने देखा कि आनन फानन ऐसे हालात बने कि नैब में जमानत की आसानियां पैदा होनी शुरू हो गई, और अब वो उस जजमेंट को सामने रखते या अलहदा चीजों को हम सामने रख के देखे, लेकिन हम सब ने देखा फिर बात वहीं रुकी नहीं, और हमने ये देखा, ये एक ऐसा ऑर्डर देखा, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये ऑर्डर ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि अपने इख्तियार से तजावुज है। मैं तो समझ गया हूं, लेकिन नाज़रीन के लिए वादे कर दें आप किस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं समझ गया हूं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस ऑर्डर की बात कर रहा हूं जिसके तहत यानी जत्था जो है ना जमानतों का, यानी लूट सेल शुरू हो गई थी जमानतों की, वहां पर बैठ के कि कोरोना वायरस के हवाले से वो असल में तो आम मुलजिम तो थे ही नहीं थे। आपको याद होगा एक एनआरओ हुआ था यहाँ अपना मुशर्रफ के दौर में, याद है? वो उस वक्त एमक्यूएम के बहुत बड़े लोग आप सारे के सारे बाहर आ गए थे। यहाँ भी क्या हुआ, और ऐसी भेड़ चाल चली कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद कराची ने तो प्रेस रिलीज में पहले दे दी, और आपके सामने आज जब कोर्ट में अगर आप रहे हो तो अजीबोगरीब से सवाल पैदा हुए। और ये भी एक अनोखा काम हुआ है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अज खुद इख्तियारात इस्तेमाल किए। अब हाईकोर्ट के पास आर्टिकल 1, यानी मैं तो इस बात का बड़ा स्टांच सपोर्टर हूं कि आज खुद इख्तियारात होने चाहिए, लेकिन ये भी एक अनोखा केस है कि ये बुनियादी तौर पर जमानत का इख्तियार ले रहे थे। ये 199 के तहत पावर इस कॉन्टेक्स्ट में एक्सरसाइज नहीं हो रही थी। अब जमाना में जब जाता है फौजदारी आप सामने रखें तो 561 आता है, जिसे हम इनहेरेंट पावर कहते हैं। अब इनहेरेंट पावर यहाँ पर हम कहाँ देखते हैं कि हाई कोर्ट के पास कहाँ से पावर आ गई। अब और हाई कोर्ट ये बातें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी की कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास तो मोटो का अख्तियार नहीं है, वो 199 की जो पावर थी वो इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। इसलिए तो ये फैसले आज जो सिंध हाई कोर्ट का था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिए। लेकिन आपके साथ सवाल ये है हमारा अजहर सदीक साहब, बहुत सारी चीजें हमारे सामने पड़ी हैं, आपने इतनी बातें की हैं और सवाल हमारे जेहन में आ गए हैं, लेकिन पर्टिकुलर ये सवाल आपसे पहले ही पूछ लेते हैं। आप क्या समझते हैं कि किसी जज के फैसले की बुनियाद के ऊपर जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फैसला दिया, या चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो जमानतों के लिए जो प्रेस रिलीज जारी की गई,
आपका क्या ख्याल है कि ऐसे फैसलों के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया जा सकता है? देखिए, मैं तो बुनियादी तौर पर ये एक जुडिशल फैसला तो था नहीं, ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का और ना ही सिंध हाई कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ये तो फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव। कोई ऑर्डर थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो ऑर्डर थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे थे, लेकिन नहीं सिंध नहीं हाई कोर्ट नहीं सब प्रेस रिलीज थी। नहीं, देखिए, मैं जरा क्लैरिफाई इसलिए कर दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर आप कोर्ट में बैठ के आप ऑर्डर पास कर दें तो वो जुडिशियल ऑर्डर है, लिख देने से जुडिशियल ऑर्डर नहीं कहलाते। जुडिशियल ऑर्डर अगर आपको पास करना है वो आइन और कानून के तहत पास करना है। यहाँ कोई प्रोविजन नहीं थी, दैट बेसिकली नॉन एस्ट, जिसे हम विदाउट सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही कह रही थी कि अगर आपने हालांकि ये चीज करनी थी तो आप लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आपको करनी चाहिए थी, आपको लीगल फ्रेमवर्क से बाहर नहीं आना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कर रही थी, इसलिए फैसले दोनों देखिए अब अदालतों के गलत करार दिए गए। अब देखिए, अब इस चीज को सामने रख के टच टोन में देखें, आर्टिकल 209 अगर हम पढ़ लें, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जज के कंडक्ट के हवाले से अगर आप देखें तो बजाहिर तो मुझे तो प्राइमा फेसी इसलिए कि इट इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर। जुडिशियल ऑर्डर के हवाले से आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं जा सकते, उसमें अपील की रेमेडी है या बाकी रेमेडी है। ये जुडिशियल ऑर्डर तो नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, कहा ये जुडिशियल ऑर्डर है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के हवाले से भी वादे तौर पर बात आ गई। अब ये वो इख्तियारात है जो ना आइन में थे ना कानून में थे, जो ये इख्तियारात इस्तेमाल की है। मैं समझता हूं आर्टिकल 209 को सामने रखकर अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अगर रूल्स अगर आप सामने रख के देखें तो रूम बहुत है, इसमें किसी ने भी अगर कोई दरखास्त दी, देयर इज एवरी पॉसिबल। किसे जाना चाहिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में? हुकूमत को जाना चाहिए। हुकूमत ने तो कहा था कि सेठ वकार के खिलाफ ही जाएंगे चीफ जस्टिस, जो पेशावर हाई कोर्ट है, जो खसूसी अदालत में उन्होंने फैसला सुनाया था साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से। आज तक तो मेरे ख्याल से नवंबर में ये फैसला आया था, अब अप्रैल चल निकला है, लेकिन हुकूमत वहां पे नहीं गई सेठ वकार के खिलाफ। तो कौन जाएगा उनके खिलाफ? अच्छा देखिए, वहां चूंकि जहां तक जस्टिस सेठ वकार साहब के हवाले से मेरा ओपिनियन उस वक्त भी ये वाजे था कि वो हुकूमत वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जा नहीं सकती। उसकी एक बुनियादी वजह है कि वो एक स्पेशल लॉ था, स्पेशल लॉ के तहत एक ऑर्डर पास किया, उस ऑर्डर में अपने इख्तियार से तजावज किया था, और उस इख्तियार को तजावज को अगर देखा जाए तो वो जुडिशियल साइड पे देखा जा सकता, उसकी रेमेडी कोई नहीं थी। अब यहाँ अगर हम इन ऑर्डर्स को अगर हम देखते हैं तो इन ऑर्डर्स के तहत वफाकी हुकूमत भी जा सकती है और कोई भी एनीबॉडी, यानी मिसाल के तौर पर जो कंप्लेनेंट थे, यानी मैं तो कोर्ट में नहीं था लेकिन मैं हैरान हूं कि बेलों के अंदर हमेशा एक कंप्लेनेंट को सुनना होता है, सरकार को सुनना होता है। अब 500 बेलें या 250 बेलें, 292 बेलें, आपने किसी मुद्दई को सुना ही नहीं है, आपने सरकार को सुना ही नहीं है, और आपने एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि जो आइन और कानून में गुंजाइश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद भी वहां भी बड़ा वाजे तौर पर कह दिया और सेट असाइड कर दिए उन्होंने, और वो बुनियादी तौर पर इसलिए सेट असाइड किए, जुडिशियल ऑर्डर नहीं थे। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट के हवाले से तो रूम तो मुझे बड़ा वाजे तौर पर यह नजर आता है कि ये वो केस है, शायद कि इसमें तो अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने तय इस मामले को टेकअप करती है या कोई और तरीकाकार देखती है या कोई वफाकी हुकूमत जाती है या कोई भी एनी कंप्लेनेंट इस हवाले से। तो मैं जो अगर समझता हूं, मेरी जाती राय के मुताबिक बहुत स्पेस इसके अंदर है, और इस टच स्टोन के अगर देखा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको जस्टिफाई करना है इन ऑर्डर को, जुडिशियल ऑर्डर्स की टच स्टोन पे ये किसी तरह आइन में, आइन के आर्टिकल 175 का जिक्र किया है उन्होंने, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। मैंने ऑर्डर अगर पढ़ा है तो आर्टिकल 175 स्पेसिफिक जूरिसडिक्शन देते हैं। अब इसकी जूरिसडिक्शन, यानी मैं आज एक ऑर्डर पास कर दूं कि गवर्नर हाउस आपका हो गया, मैं कौन हूं, मैं किस कैपेसिटी में पास कर दूं? अगर दो पार्टियों का झगड़ा मेरे पास आए, अगर दो पार्टी एक जमानत मनसूख कराने के लिए आए, एक जमानत लेने के लिए आए, फिर तो बात समझ आती है कि उस कानून के दायरा इख्तियार में आए। अब आप अपने तय बैठ के एक ऐसी जूरिसडिक्शन एज्यूम कर रहे हैं जिसे हम हवाई जूरिसडिक्शन कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं जूरिसडिक्शन, यानी मैं तो यही एक लाभ दे सकता हूं, जूरिसडिक्शन इन एयर, कि आप एक ऐसी जूरिसडिक्शन, एक नई जूरिसडिक्शन की इस्तेलाह दे दी है। शायद ये कोई नई जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है, शायद हम कोई मिसाल के तौर, वैसे तो नाम बहुत बड़े हैं अगर देखा जाए, डेवलपमेंट तो बहुत सारी हो रही है ना। जैसे आप अभी हम आटा और चीनी बुरान की बात कर रहे थे और सरे राह चलते चलते हम दूसरे सवाल की तरफ चल निकले, तो डेवलपमेंट तो बहुत